Hello students, I welcome you all to my channel. I hope you all are doing well. सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरिटी के साथ में आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 17th ऑफ जुलाई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज जितने भी दूसरे आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए भी, चाहे एसएससी के पेपर हो, चाहे रेलवे के एग्जामिनेशंस हो, या फिर कोई दूसरा भी पेपर हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि 17 जुलाई 2025 के दायित्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट समाचार हैं एंड इसमें से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, किस किस तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं एंड अगर मेंस में कहीं आपको आंसर राइटिंग में ये जो करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें से किसी डाटा का यूज करना है तो किस तरह से आप इस डाटा का यूज करें ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप लिखकर तैयार कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकें और अपना जो भी एग्जामिनेशन है उसे आप क्लियर कर सकें। तो काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, काफी कुछ है जानने के लिए एंड ये मेरी गारंटी है आपको कि ये सेशन आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहांस करेगा, आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा धार देगा, बहुत ज्यादा एज देगा। तो इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 17th ऑफ जुलाई 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं सर। पहले समाचार में हमको बात करनी है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में, जिसको शॉर्ट में पीएम डीडीकेवाई भी बोला जाता है। ये समाचार आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्कीम काफी वक्त से न्यूज में बनी हुई थी और इसको एक गेम चेंजर माना जा रहा है। हमारा जो पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें एक बड़े लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसी अपेक्षा या फिर ऐसी उम्मीद इस पर्टिकुलर स्कीम से की जा रही है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो भी देखेंगे। तो ये समाचार है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव दिस स्कीम टू इनहैंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री। तो ये प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना पीएमडीडीकेवाई को यूनियन कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है एंड अब इस स्कीम को जो है धरातल पे ग्रास रूट लेवल पर लागू किया जाएगा। लॉजिक क्या है, इस स्कीम की मदद से देश में जितना भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने का जो है हमारा प्लान है। हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। अभी जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और बाकी फेनोमेनन्स बन रहे हैं, उसके चलते एग्रीकल्चर ट्रेडिशनली जिस तरीके से किया जा रहा है बहुत लंबे वक्त तक उस तरह से कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो उसको काउंटर करने के लिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जिसकी मदद से हमारी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और जो चेंजिंग वेदर पैटर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो कृषि है वो अपने आप को अडॉप्ट कर जाए, उसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने में सरकार लगी है एंड पूरी कोशिश अब इस स्कीम की मदद से भी की जाएगी कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हमारे छोटे से छोटे किसानों के पास में लेकर जाया जा सके और कम से कम आने वाले वक्त में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे उससे जो है एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करवाई जा सके। अब इस स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने डिसाइड ये किया है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में 11 मिनिस्ट्रीज की लगभग 36 स्कीम्स चलती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान से समझिएगा कि 11 मिनिस्ट्रीज या 11 केंद्रीय मंत्रालय हैं और वो कुल मिलाकर एग्रीकल्चरल सेक्टर में 36 स्कीम चलाते हैं। कोई स्कीम हो सकता है कि भाई आपकी फसल से रिलेटेड हो, कोई हो सकता है किसानों से रिलेटेड हो, कोई हो सकता है उनके आपके लोन से रिलेटेड हो, कोई हो सकता है उनके बच्चों के आपके शिक्षा से रिलेटेड हो, कोई हो सकता है कि एग्रीकल्चर के साथ में जो आपके दूसरे अलाइड सेक्टर्स हैं जैसे यूरिया का प्रोडक्शन हो गया या इस तरीके से उसकी सब्सिडी से रिलेटेड हो। तो ऐसे कुल मिला के 11 मिनिस्ट्रीज की 36 स्कीम्स चल रही थी। इन स्कीम्स को अब खत्म किया गया है या फिर क्यों बोलना चाहिए कि इन सारी स्कीम्स को मर्ज किया गया है और अब ये सारी की सारी 36 स्कीम्स जो 11 मिनिस्ट्रीज के तहत में चल रही थी अब वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत में एक कह सकते हैं यूनिफाइड स्ट्रक्चर के तहत में जो है लागू करवाई जाएंगी। अब जाहिर सी बात है अगर 36 के करीब स्कीम्स हैं, इन सारी स्कीम्स को आपने मर्ज कर कर उसकी जगह पर अब एक नई स्कीम चालू कर दी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। तो ये
पर्टिकुलर स्कीम कोई छोटी मोटी स्कीम तो रहने नहीं वाली, इसमें खर्चा खूब सारा होने वाला है। तो अभी अनुमान यह है कि लगभग 24,000 करोड़ रुपया इस स्कीम को चलाने में हर साल जो है हमारा खर्च होगा। एंड इसको 6 साल तक जो है अभी चलाकर देखा जाएगा कि इसके क्या परिणाम फिर निकल कर आते हैं, और हमारे जो एग्रीकल्चर को लेकर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल की प्रैक्टिसेस का अडॉप्शन जो है ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, इसमें हमने कितना विकास किया, कितना विकास नहीं किया, उसके बाद में उसका एनालिसिस किया जाएगा। स्कीम की शुरुआत इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 से जो है की जाएगी। एंड यहाँ 25-26 से 6 साल का मतलब है कि 30-30 तक 31 या 32 तक जो है आपकी ये पूरी स्कीम जो है अपना चलने वाली है। ऑब्जेक्टिव ये है या फिर एक अजम्पशन ये है कि लगभग 1,70,00,000 के करीब जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इससे फायदा मिलने वाला है। 1.7 करोड़ फार्मर्स का अगर इससे फायदा हो रहा है, इसका मतलब ये देश के एक बहुत लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को जो है वो टच करने वाली है। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस स्कीम के साथ इंटरेक्शन में आएगा, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर ये स्कीम नहीं चली और इसके उस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स निकल कर नहीं आए जिस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आप चाहते हैं, तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन आपकी इससे प्रभावित होने वाली है, कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट होंगे। तो सरकार भी जो है अपनी तरफ से पूरी अब कमर कस चुकी है कि भाई इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स अपने को अचीव करने ही है, किसी भी तरीके से इस स्कीम को अपने को हिट बनाना है, और उसके लिए अच्छी खासी प्लानिंग अभी की गई है और अब बड़े व्यापक लेवल पर जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जो है किया जा रहा है, ताकि इन 1,70,00,000 फार्मर्स तक ये स्कीम पहुंचे और उनका फायदा करवाए, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो, और आपकी जो एक बड़ी जनसंख्या है जो कृषि के ऊपर निर्भर करती है वो भी जो है इसका फायदा उठा सके। The scheme aims at augmenting post-harvest storage at the panchayat and block levels, improving irrigation facilities and facilitating availability of long-term and short-term credit. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरफ पहला जो है फोकस है। भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हमारा अनाज हम लगाते हैं या फिर जब फसल होती है, तब आपको खूब सुनने में आता है कि बम्पर पैदावार हुई है, रिकॉर्ड तोड़ जो है अपने फसलें हो रही हैं, सारी चीजें। फिर उसके कुछ वक्त के बाद में खबर आती है कि भाई फसल जो है वो खुले में पड़ी है और भीग कर खराब हो गई या सड़ गई इस तरीके से। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख टिप्पणी कर देते हैं कि अगर आपको अनाज ऐसे खराब करना है तो उससे अच्छा है मुफ्त में बांट दीजिए। तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हो रहा है, जो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, इसको पंचायत और ब्लॉक लेवल के ऊपर इसकी स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था की जाए, वेयर हाउसेज जो है उनका निर्माण किया जाए, वेयर हाउसेज बनवाए जाएं। और अगर बड़े बड़े वेयर हाउसेज नहीं बनवाए जा सकते तो उसकी जगह पर स्मॉलर स्टोरेज फैसिलिटीज जो है उनको डेवलप किया जाए, मगर पॉइंट यह है कि डेवलप किया जाए। तो अगर छोटी छोटी फैसिलिटीज भी अगर डेवलप की जाएंगी तो उससे भी जो है अनाज की स्टोरिंग अच्छे से हो सकेगी, और ये स्टोरेज अगर होगी तो ये खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा तो फिर आपका जो किसान है सीजन खत्म होने के बाद में भी इसको बेच सकता है, जब उसका मन हो तब इसको मंडी में लेकर जा सकता है, और इससे जो है अपना अगर उसको अच्छे दाम मिल रहे हैं उस वक्त तक उसको जो है स्टोर करके अच्छे दामों पर भी बेच सकता है। तो पंचायत के लेवल पर और ब्लॉक के लेवल पर इसके लिए आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज जो है उसको इम्प्रूव करने और उनके कंस्ट्रक्शन और उसके ज्यादा इस्तेमाल के ऊपर जोर दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे किया यह जा रहा है कि जो सिंचाई की व्यवस्था है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। जहां पर अभी तक इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं पहुंची हैं वहां तक इरिगेशन की फैसिलिटी पहुंचाई जाएगी, और जहां पर पहुंच चुकी है और मगर उस लेवल पर जो है अभी एडॉप्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती या वैसे परिणाम नहीं आ रहा है, वहां पे समझा जाएगा कि दिक्कत क्या आ रही है। पानी जो है अंडरग्राउंड आपका जो है वाटर की प्रॉब्लम है, या फिर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, क्या वजह है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज उतना अच्छे से अडॉप्ट नहीं हो रही, तो उस हिसाब से चीजों को समझकर इरिगेशन की फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आपका जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में किसानों को क्रेडिट लेना पड़ता है, जो जो कर्ज लेना पड़ता है, उसकी अवेबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जाएगा, इसको और ज्यादा फॉर्मल सेक्टर में जो है लाने की कोशिश की जाएगी। लॉन्ग टर्म में लोन जो लेना है तो उसके लिए अब इतना तो हो चुका है कि किसान अपना बैंक चला जाता है, चाहे वो सहकारी बैंक चला जाए, चाहे वो आपके कमर्शियल बैंक चला जाए, मगर वो लॉन्ग टर्म में अगर 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का लोन लेना है तो वो बैंक चला जाता है। बट अगर शॉर्ट टर्म के लोन की बात आई, 1 महीने का लोन है, 6 महीने का लोन है, 1 साल से कम का लोन है, तो ऐसी कंडीशन में वो बैंक वगैरह या तो जाता भी नहीं है, और अगर जाता भी है तो इतनी कम अवधि के लिए जनरली उसको लोन मिलता नहीं है। मिल जाएगा तो जितना अमाउंट वो
चाहता है उतना अमाउंट नहीं मिलेगा, या फिर जितना ब्याज बैंक वाले चार्ज करते हैं उतना ब्याज वो देना नहीं चाहता। ऐसी परिस्थिति में शॉर्ट टर्म लोन के लिए अभी भी ये देखा जाता है कि साहूकारों के पास चले गए, या आपका जो एक इनफॉर्मल पूरा क्रेडिट का पूरा सिस्टम चल रहा है उसमें आप चले गए। कई बार उससे किसानों का एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। तो उस चीज को भी जो है अब ध्यान दिया जाएगा कि शॉर्ट टर्म में भी जो आपको क्रेडिट या फिर कर्जा देना है या लोन्स वगैरह जो देने हैं, उसकी पूरी व्यवस्था को फॉर्मलाइज किया जाए और किसानों को उस फॉर्मल व्यवस्था से जोड़ा जाए, ताकि किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म लोन के लिए भी और शॉर्ट टर्म लोन के लिए भी जो है उनका किसी भी तरीके से शोषण ना हो सके। For this scheme, 100 districts in country will be identified on three indicators: low productivity, low cropping intensity, and less credit disbursement. तो अब ये जो स्कीम है फिलहाल 100 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू की जा रही है। पूरे देश में कम से कम 100 जिले हैं जहां पर अब इस स्कीम को लागू किया जाएगा, और फिर जैसे जैसे ये स्कीम प्रोग्रेस करती है, इसके परिणाम निकल कर आते हैं, तो उसके बाद में और फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको बढ़ाना है। बट फिलहाल का ऑब्जेक्टिव ये है कि 100 जिलों में जो है इस स्कीम को लागू करवाया जाएगा, या कम से कम 100 जिलों के साथ में ये स्कीम जो है लॉन्च हो रही है। अब ये 100 जिले कौन से होंगे, तो इसका डिसीजन करना है 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पे। 3 ऐसे आपके पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये 100 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। पहला तो लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि वो जिले देखे जाएंगे अलग-अलग राज्यों में जहां पर आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो बाकी जिलों की अपेक्षा भी कम है और नेशनल एवरेज की अपेक्षा भी वो कम आ रही है। तो लो प्रोडक्टिविटी वाले जो जिले हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दूसरा, ऐसे जिले जहां पे उस लेवल पे क्रॉपिंग हो ही नहीं रही जिस लेवल पर होना चाहिए, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ऐसे समझ लेते हैं कि आपके पास में सपोज कर लेते हैं कि 1000 हेक्टेयर के आसपास में आपके पास जमीन है जिसके ऊपर क्रॉपिंग होनी चाहिए, या 1000 हेक्टेयर के आसपास आपके पास एक जिले में खेत है। पता चलता है कि सिर्फ 400 हेक्टेयर के ऊपर जो है खेती बाड़ी की जा रही है, 600 एकड़ हेक्टेयर जमीन जो है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो सवाल उठेगा कि यार ऐसा ये 600 हेक्टेयर जमीन आखिर क्यों खाली पड़ी हुई है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसान आपका इतने बड़े लेवल पर जो है इस पे आपका जमीन जो है उसके ऊपर खेती किसानी बंद कर दें, या फिर इतनी बड़ी जमीन जो है इस वक्त अभी बंजर हो रही है या उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो उसको कुछ वक्त तक के लिए खाली छोड़ दिया गया। तो कोई ना कोई कारण होगा, पैसे नहीं होंगे, या फिर आपका माइग्रेशन हो गया होगा किसी और वजह से, या किसान की जो अगली पीढ़ी है उसने आपका एग्रीकल्चर को अडॉप्ट नहीं किया। बहुत से फैक्टर्स वगैरह होते हैं। तो देखा जाएगा कि आखिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है जिन जिलों में कम है वो क्यों कम है, और जिन जिलों में फिर कम निकल कर आएगी उनको भी जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में शामिल किया जाएगा। और तीसरी चीज कि लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, किसानों को जो आपका क्रेडिट दिया जाता है, चाहे लॉन्ग टर्म में दिया जा रहा हो चाहे शॉर्ट टर्म में दिया जा रहा हो, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पे बाकी आप जो अच्छा परफॉर्म करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत आपका खराब परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है, बहुत कम अमाउंट में जो है आपका क्रेडिट वगैरह ऐसे जिलों में दिया जा रहा है। इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे या इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर जो सबसे बुरा परफॉर्म करने वाली जो आपकी 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या सबसे इस पूरे पैरामीटर्स में जो सबसे नीचे आने वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको इस स्कीम के तहत में शामिल किया जाएगा। हालांकि इसमें भी एक प्रावधान ये डाला गया है कि हर एक राज्य से कम एक डिस्ट्रिक्ट जो है आपको इसमें शामिल करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपने जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूटीज हैं, हर एक का कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें शामिल किया जाए। बाकी किस राज्य से कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, इसको डिसाइड करने के लिए भी वही देखा जाएगा कि आपका जो नेट क्रॉपिंग एरिया है उसमें कितना शेयर है किस स्टेट का, और उसके फिर ऐसे कितने आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ये जो 3 पैरामीटर हमने इसके पहले देखे, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, इसके ऊपर आपका फिट बैठ रहा है। उसके बेसिस पे ऑपरेशनल होल्डिंग्स देखी जाएंगी कि ऑन एन एवरेज कितना कितना जो है किसानों के पास में जमीन है, और कितनी जमीनों के ऊपर जो है फिर वो उसमें से बुआई कर रहे हैं, कितनी जमीन ऐसी खाली छोड़ दी गई है, कितना ये सारे फैक्टर्स वगैरह को देखकर जो है आपके राज्यों में से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए जाएंगे। हो सकता है इसके बेसिस पे कुछ राज्य जो थोड़े ज्यादा पिछड़े हैं, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां से थोड़े ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आ जाए। आप जो एग्रीकल्चरली थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले राज्य हैं, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हो सकता है वहां से ज्यादा राज्य ज्यादा इसमें डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह शामिल ना हो। बट फिर भी कोशिश यही है और प्रावधान यही डाला गया है कि मिनिमम हर एक राज्य से एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें शामिल किया ही जाएगा। ये एक प्रोविजन है। बाकी फिर ये देखकर कि कौन से राज्य में ज्यादा आपकी स्थिति खराब है उसमें से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह को शामिल कर लिया जाएगा। The scheme is modeled on aspirational district program and is a first of its kind scheme that would exclusively focus on agriculture and allied sector। तो अब ये पूरी की पूरी स्कीम जो है आपको देखकर एक और स्कीम की याद आई होगी जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में ये किया गया था कि ऐसे ही आपके जिले 100 जिले या
आपके सर्टेन नंबर ऑफ जिले जो हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया था, जिनमें परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी जितना आपके बाकी जिलों में थी। ऐसे कौन कौन से जिले थे जो कंपैरेटिवली थोड़ा पिछड़े रह गए थे, जहाँ पे नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम थी, या फिर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था, जहाँ पे शिक्षा का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं था, एग्रीकल्चर या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। इसके बेसिस पे उन डिस्ट्रिक्ट्स को पकड़ा गया और उनके ऊपर खास तौर पे ध्यान दिया गया। और रैपिडली जो है वहां पे प्रोग्रेस वगैरह के काम करवाए गए। तो ये पूरा पूरा जो प्रोसेस था ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत में हुआ था। अब इसी तर्ज पर आपने ये पूरा का पूरा जो स्कीम है धन धान्य योजना, इसको शुरू किया है, और ये भी अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने एक्सक्लूसिवली उन जिलों को पकड़ा था जो पिछड़े हुए थे, जिनमें इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था, इसी तरह से धन्य धान्य योजना ने उन जिलों को पकड़ा है जहाँ पे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जो है जो पिछड़े हुए हैं, या फिर जिस तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। और ये स्कीम एक्सक्लूसिवली जो है एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने के लिए डेडिकेटेडली बनाई गई। अभी तक ये हो रहा था कि 11 मिनिस्ट्रीज हैं, 36 स्कीमें चल रही हैं, तो कई स्कीम्स आपका उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और मिनिस्ट्री हो सकता है कि उस स्कीम को प्रायोरिटी भी नहीं दे रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले लेट से कोई स्कीम चला रहे हैं किसानों को आपका लोन वगैरह बांटने या क्रेडिट को लेकर। अब मगर प्राइमरीली जो है उनका ये काम नहीं है, उनका काम कुछ और है। उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, कैसे अपनी जीडीपी बढ़ाई जा सके, टैक्स वगैरह आप कैसे जो है आप ज्यादा कवर में ज्यादा लोगों को कवर कर सको टैक्स के आपके नेट में, और इस तरीके से अब उन्होंने स्कीम चालू कर दी, बट वो उतना फोकस नहीं कर रहे। अब उनके जो आपके कर्मचारी हैं लेट से वो भी उतना मोटिवेटेड नहीं है। ऐसी परिस्थिति में स्कीम भले कितने अच्छे इंटेंशन से चालू की गई हो, मगर आपको ऐसे रिजल्ट नहीं दे सकती जैसे आपको चाहिए। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली जिन लोगों का काम ही एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर में काम करना है उनको शामिल किया गया है, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम जो है इसको चालू किया गया है। अब इसकी मदद से जो है पूरा का पूरा व्यवस्था ये उन लोगों के हाथ में दी गई है जो इस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। कमिटीज फॉर इफेक्टिव प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम वुड बी फॉर्म्ड एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब फिर वही बात आ जाती है कि आपकी इंटेंशन कितने भी अच्छे हों, अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, अगर स्कीम को अच्छे से ग्रास रूट लेवल पर लागू नहीं किया गया, तो रिजल्ट्स जो है वो फिर अच्छे नहीं आते। रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आते, डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो फिर आपको इलेक्टोरली भी नुकसान होगा, और जिस इंटेंशन के साथ में आप लाए थे, जिन लोगों का फायदा कराना चाहते थे, उसका फायदा भी नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार ये डिसाइड किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, और नेशनल लेवल पर, 3 लेवल पर जो है आपकी कमिटीज को बनाया जाएगा इफेक्टिव प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। मतलब एक तो नेशनल लेवल पर बैठकर जो है आपकी प्लानिंग हुई है पूरी की पूरी जो स्कीम लागू की जा रही है। इसके बाद हर एक स्टेट की, क्योंकि आपकी परिस्थितियां अलग हैं, तो हर एक स्टेट लागू करने के पहले अपनी परिस्थितियों को देखते हुए जो जो उसके जिले हैं जहां पर इस स्कीम को लागू किया जाना है, उसके लिए वो भी अपना जो है कुछ प्लान वगैरह बनाएगा। फिर हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी भी अपनी अलग अलग परिस्थितियां, चैलेंजेस होते हैं, उसके बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी जो है प्लानिंग की जाएगी, और फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब नेशनल लेवल पर प्लानिंग के साथ साथ आपकी मॉनिटरिंग की जो है वो भी कमेटी बनी हुई है, तो वो लोग भी जो है बैठकर आपका नेशनल लेवल पर 100 के 100 जिले कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये देखेंगे। अब स्टेट में लेट से कोई एक स्टेट है, उसके आपको 15 जिले जो है इस स्कीम के तहत में आ गए, तो स्टेट लेवल पर जो कमेटी बनी हुई है उन 15 के 15 जिले उसके राज्य में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इस स्कीम के ऊपर, वो भी देखेंगे। तीसरा आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जिला जो है जो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में आता है, तो उसकी भी एक कमेटी बनेगी, और वो जिला भी देखेगा कि अपने जिले में जो स्कीम लागू हुई है तो ये किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो 3 लेवल पर जो है इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि अच्छे से अच्छा इंप्लीमेंटेशन कराया जा सके, किसी भी तरीके के करप्शन को रोका जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, और जो आउटपुट आप निकालना चाहते हो जनता तक, जो आप एकदम इसका फायदा लेकर जाना चाहते हो, वो मैक्सिमाइज किया जा सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है या फायदा लोगों तक जो है पहुंच सके। A district agriculture and allied activities plan will be finalized by the district Dhanya Dhanya Samiti, which will also have प्रोग्रेसिव फार्मर्स एज मेंबर्स। तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, और ये एक और बात की, क्योंकि आपकी इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है जिले के लेवल पर करवाया जाना है, तो जिले के लेवल पर जो कमेटी बनाई जा रही है इसको पावर्स भी ठीक ठाक दिए गए। अभी तक ये शिकायत लोगों की रहती है कि पंचायत के पास में उतने पावर्स नहीं होते कि वो सारे काम कर सकें जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है। तो वही बात यहाँ पे भी निकल कर आई कि आप स्कीम कितनी भी अच्छी बना लो, अगर ग्रास रूट लेवल पर जो लोग लागू करने वाले हैं उनके हाथ में अगर इफेक्टिव पावर नहीं होगी,
या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आपको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिस तरीके के रिजल्ट्स आप देखना चाहते हो। तो इस बात का ध्यान रखा गया इस स्कीम में और ये बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी प्लान बनाया जाएगा और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपकी धन्य धान्य समिति है वो फाइनलाइज करेगी, क्योंकि जैसा मैंने बोला हर एक जिले की समस्या आपकी अलग होती है। उत्तर प्रदेश की अगर अपन बात कर लें, यूपी में अगर एक जिला है जो वेस्टर्न यूपी का आता है में आता है और एक जिला है जो ईस्टर्न यूपी में आता है। अब दोनों जिले अपन मान लेते हैं कि वो जो तीन फैक्टर थे, प्रोडक्टिविटी भी कम थी वहां पे, आपका बुआई भी कम हो रही थी और आपका क्रेडिट वगैरह भी कम बांटा जा रहा था, उसके चलते एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जिले पिछड़े हुए। मगर वेस्टर्न यूपी में जो जिला पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़े होने के फैक्टर कुछ और हो सकते हैं और ईस्टर्न यूपी में जो जिला पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़े होने के फैक्टर कुछ और हो सकते हैं। तो जो प्लान आपने वेस्टर्न यूपी के जिले के लिए बनाया है स्टेट के लेवल पर, वो जस का तस ईस्टर्न यूपी के जो जिले के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता एंड वाइस वर्सा ईस्टर्न वाला वेस्टर्न पे नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक और चीज का ध्यान दिया गया है कि हर एक जिले के लिए स्पेसिफिकली जो है आपका एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज का एक प्लान बनाया जाएगा जो एक्सक्लूसिवली उसी जिले पे लागू होगा। अब ये प्लान जो है आपका जिले के लेवल पर जो धन्य धान्य समिति बनाई जाएगी इस स्कीम की मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उस सिर्फ उसकी मदद से जो है फाइनलाइज करवाया जाएगा। वो लोग जो है फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद ही जो है इस प्लान को लागू करवाएंगे। और इसमें भी खास बात ये रखी गई है कि समिति में जो आपके प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उस जिले के जो थोड़ा अच्छा वेल टू डू करने वाले फार्मर्स हैं, आप अगर 100 लोग अगर कृषि में लगे हुए हैं तो 4-5 तो अच्छे बड़े खाते पीते किसान होंगे। तो या इस तरीके के जो आपके प्रोग्रेसिव आपके किसान वगैरह हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो पढ़े लिखे हैं इस तरीके से, इनको भी जो है समिति का मेंबर बनाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्कीम किसानों के लिए लाई गई है तो किसानों की भी जो एक आवाज इसमें होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका जो है जिसकी मदद से इस स्कीम को हिट बनाने की कोशिश की जा रही है। द डिस्ट्रिक्ट प्लान विल बी अलाइन टू द नेशनल गोल ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल हेल्थ, सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्लानिंग। अब ये जो प्लान बनेगा आपके जिले के लेवल पर, जिसको आपकी डिस्ट्रिक्ट धन्य धान्य समिति जो है आपका फाइनलाइज करेगी और फिर लागू किया जाएगा, इसको बनाया आपकी परिस्थितियों के हिसाब से जाएगा, जो जिला है आप उसकी परिस्थितियों के हिसाब से, मगर नेशनल लेवल पर जो आपके गोल्स हैं उनको भी अचीव किया जा सके इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मतलब ये कि आप अपने यहाँ जो भी आप करवाना चाहते हैं, मगर आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना ही देना है। तो कैसे देना है वो आपकी जिम्मेदारी है, मगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना है ये पड़ेगा। दूसरा, आपका वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए और सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल लेवल पर, उनको भी आपको अपने यहाँ लागू करना पड़ेगा। ये आजादी आपको है कि आप कैसे करना चाहते हैं। आपकी ज्योग्राफिकल स्थिति देख लीजिए, इकोनॉमिक परिस्थिति देख लीजिए, समाज की जो कंडीशन है, आपका जो लोगों के पढ़े लिखे लोगों का या फिर लिटरेसी का जो आपका रेट है, सारी चीजें देखकर प्लान आप अपने हिसाब से बनाओ। मगर ऑब्जेक्टिव क्या है? वाटर कंजर्वेशन और सॉइल हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स आपके जो नेशनल लेवल पर डिसाइड किए गए हैं वो अचीव होने चाहिए। तीसरा, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में आपको सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आनी है। किसान अगर खेती किसानी कर रहा है तो वो किसी और चीज के ऊपर जो है आपका डिपेंड ना करे। एक सीजन में पता चला वो खेती कर रहा है, दूसरे सीजन में वो पलायन करके कहीं मजदूरी करने चला जाता है क्योंकि आपका खेती से पेट नहीं भरता है। वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए एक तो। और दूसरा ये कि सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का में यह है कि आप किसी और पे निर्भर ना रहना पड़े, आप किसी और सेक्टर के ऊपर जो है पे डिपेंड ना करें। पूरा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है आप एक क्लोज साइकिल में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर अपना पूरा कर सके। लास्टली, नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है, जितना ज्यादा हो सके वो आप करें। कैसे देंगे उसके लिए आप आजाद हैं, मगर नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप बढ़ावा देंगे ये आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये आपकी आजादी है कि आप करेंगे कैसे, हाउ, कैसे आप करेंगे वो आपके ऊपर छोड़ा गया है। मगर करना क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पहले से नेशनल लेवल के गोल के अकॉर्डिंग बता दिए गए। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी की पूरी जो स्कीम है तीनों लेवल पर मंथली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। नेशनल लेवल पर देखा जाएगा कि जो 100 के 100 जिले हैं इनमें किस तरीके से जो आउटपुट निकल कर आ रहा है, पहले महीने में क्या प्रोग्रेस हुई, दूसरे महीने में क्या प्रोग्रेस हुई, तीसरे महीने में क्या प्रोग्रेस हुई, तीसरे महीने की प्रोग्रेस पहले दूसरे महीने की प्रोग्रेस की अपेक्षा कम है, ज्यादा है, या उसी रेट पर चल रही है, एक्सेलरेशन आया, डिसलेरेशन आया, सारी चीजें देखी जाएंगी। यही बात आपका स्टेट के लेवल पर होगी कि राज्य में अगर 15 जिले आ गए इस स्कीम के तहत में तो 15 के 15 जिले कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कि एक जिला जो है उसने पिछले महीने में कैसे परफॉर्म किया था उसके कंपेरिजन में अभी कैसे परफॉर्म किया है, और आगे की फिर आपकी क्या ग्रोथ प्रोजेक्शंस वगैरह हैं। तो ये 3 लेवल पर जो है आपकी कमिटीज वगैरह जो बनाई गई है वो इम्प्लीमेंटेशन भी करा रही है और साथ ही साथ इसकी जो है मॉनिटरिंग वगैरह भी जो है आपका मंथली बेसिस पे करवाई जाएगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या अगर आती है तो
उसका समय से निपटारण किया जा सके, जो भी आपको स्टीयरिंग करनी है, जो भी मनूवरिंग करनी है, वो सारी चीजें की जा सकें और इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाया जा सके। ऑब्जेक्टिव सरकार का यह है कि स्कीम जब अच्छे से इफेक्टिवली लागू होगी तो एक तो इससे हायर प्रोडक्टिविटी बढ़े आएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है बम्पर पैदावार हो ही रही है, और अगर आप उसको अच्छे से स्टोर वगैरह कर लोगे तो अनाज खराब नहीं होगा, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़नी ही बढ़नी है। दूसरा, वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। ये भी जाहिर सी बात है कि अब अगर आप अनाज को स्टोर कर सकते हो वक्त पे, मार्केट के हिसाब से अगर आप उसको सही रेट पे बेचोगे तो आपको ठीक ठाक पैसा मिलेगा। एक तो ये चीज। दूसरा, वैल्यू एडिशन इस तरह से कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर बेसिकली एक प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ पे जो है आपका रॉ मटेरियल्स के बेसिकली प्रोडक्शन हो रहा है, तो एग्रीकल्चर को फिर डायरेक्टली जो है आपका इंडस्ट्री के साथ में जोड़ा जा सके ताकि वैल्यू एडिशन हो सके। जैसे कोई अगर आदमी आलू उगा रहा है तो उसको फिर आप चिप्स बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं या जो आपके बड़े बड़े आपके जो प्लेयर्स हैं, अगर बड़े नहीं तो फिर मीडियम लेवल के या छोटे लेवल के प्लेयर्स हैं, उनके साथ में आप जोड़ सको तो एक वैल्यू एडिशन करवाया जा सके। किसान जो है डायरेक्ट अपना जो अगर चावल उगा रहा है तो फिर भाई उसकी अच्छे से जो है वो पैकेजिंग वगैरह करा के उसका एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सके, या फिर एक्सपोर्टर्स के साथ में डायरेक्ट उसका जो है कांटेक्ट कराया जा सके ताकि उनके बीच में अनुबंध वगैरह हो। ये सारी चीजें जो है करवाई जा रही हैं ताकि एग्रीकल्चरल और एलाइड सेक्टर में आपका वैल्यू एडिशन हो सके, और जो किसान अभी 10 रुपए कमा रहा है वो 10 की जगह आपका 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए जो है वो कमा सके। तीसरा, लोकल लाइवलीहुड क्रिएशन विद इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड अचीव सेल्फ रिलायंस। तो वही बात कि अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ेगा और इंडस्ट्री के साथ में भी इसको जोड़ा जा रहा है, कॉटेज इंडस्ट्रीज का अगर आपने जो है एग्रीकल्चर के साथ में एक तरीके का इंटीग्रेशन वगैरह करा दिया तो इससे आपका डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ना है, सेल्फ रिलायंस बढ़ना है, और साथ ही साथ आपकी जॉब्स वगैरह का क्रिएशन होना है। लाइवलीहुड क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि इससे पलायन रोका जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि इससे माइग्रेशन रोका जा सके, और जो शहरों के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ रहा है, झुग्गी झुग्गी बनती चली जा रही है, उन झुग्गी झोपड़ी वालों को अगर हटाओ तो एक अलग इशू क्रिएट हो जाता है। इन सारी चीजों से जो है वो बचाया जा सके। Last, the scheme is a significant step towards boosting agricultural performance in India's underperforming districts by not only emphasizing on productivity but also on resilience through crop diversification, allied activities, value addition, soil health and water use efficiency. तो वही बात है कि ये सारी चीजें कर अल्टीमेटली भारत के जितने भी आपके एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उन सबको भी जो है आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके, और वहाँ के लोगों का भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सके, उनको भी और ज्यादा मेन स्ट्रीम किया जा सके, एंड किसी भी तरीके का एलियनेशन वगैरह जो है उसको यहाँ पे होने से रोका जा सके। ये भी जो है इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। तो इन सारे स्कीम्स वगैरह, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के साथ में इस स्कीम को लागू किया गया है, और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि इस स्कीम से फायदा होगा। ये स्कीम जो है आपको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको अचीव कर देगी, लोगों का भी भला होगा, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, लोगों का पलायन भी रुकेगा, एंड सही मायनों में जो डिसेंट्रलाइजेशन या हम लोग लाना चाहते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, जो गांधी जी का भी सपना था, उसको हम लोग अचीव कर सकेंगे। तो ये तो हो गई अपनी न्यूज। अब इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं वो हम लोग देखना। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो यही है कि प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना में कितनी स्कीम्स को मर्ज किया गया है, और यहाँ पे ये जो 36 स्कीम्स का नंबर है इसको हो सकता है कम करके लिखा जाए या बढ़ा के लिखा जाए, तो हमको याद रखना है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना जो है इसमें 36 स्कीम्स जो 11 मिनिस्ट्रीज के द्वारा चलाई जा रही थी इनको मर्ज किया गया है, पहला। दूसरा, ये स्कीम इनिशियली कितने वक्त के लिए लागू की गई है, तो इसको 6 साल तक के लिए लागू किया गया है, एंड 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से ये 2031-32 के फाइनेंशियल ईयर तक जो है जाएगी। अच्छा, तीसरा इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो स्कीम है इसका टोटल बजट कितना है, तो वो लिख देंगे कि 6 साल, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा जा सकता है कि 6 साल में 24,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे इस स्कीम में। स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 24,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जाना है, ठीक है जी। तो बेसिकली 1 लाख करोड़ से ऊपर की स्कीम चली जाएगी 6 सालों में, तो मगर 24,000 करोड़ रुपए साल के खर्च होंगे, ना कि पूरी इसकी टोटल स्कीम में। तो एक ये फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में डाला जा सकता है। इसके अलावा ये जो स्कीम है ये किन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको लेकर चल रही है, तो अपने को याद रखना पड़ेगा कि भाई ये पोस्ट हार्वेस्ट जो है स्टोरेज को बढ़ाना चाहती है पंचायत और ब्लॉक लेवल पर। यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ में छेड़खानी की जा सकती है कि जो स्कीम है पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पर जो है पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज और इसको बढ़ाना चाहती है, या ये हो सकता है कि ब्लॉक लेवल को आप बीच में से काट के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो कर दो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ में छेड़खानी हो सकती है, तो ये भी अपने को याद रखना है कि ब्लॉक
और पंचायत के लेवल पर आप पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई या लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट में ये बोला जा सकता है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट को ही जो है इंप्रूव करना चाहती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट ओनली करके सेंटेंस बना दें, या शॉर्ट टर्म क्रेडिट ओनली पे ही फोकस कर रही है, ऐसा भी नहीं है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट दोनों को शामिल किया गया। तीसरा कि भाई कितने आपके जिलों में लागू हो रही है, यहाँ पे भी नंबर के साथ में छेड़खानी हो सकती है कि 110 कर दिया जाए 100 को, 100 का 50 कर दिया जाए, तो अपने को याद रखना है 100 जिलों के ऊपर लागू किया जा रहा है, और लो परफॉर्मिंग जो है या फिर अंडर परफॉर्मिंग जिले जो है उनको पकड़ा जाएगा। ये नहीं है कि हाई परफॉर्मिंग जिलों को पकड़ा जाएगा, और 3 फैक्टर्स के बेसिस पर ये देखा जाएगा कि कितने लो परफॉर्मिंग जिले हैं, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉप इंटेंसिटी एंड लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। अच्छा, एक सवाल और कि यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बन सकता है कि वो बोल देंगे कि जो धन्य धान्य योजना है ये 100 जिलों पे लागू होती है, और ये सिर्फ उन राज्यों में लागू की जाएगी जहां पे अंडर परफॉर्मिंग आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो जवाब है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे देश में लागू होगी। अगर हर राज्य का एक जिला कम से कम इसमें शामिल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ राज्य में ये स्कीम लागू हो रही है और कुछ राज्यों में स्कीम लागू नहीं होगी। थ्रू आउट द इंडिया जो है ये स्कीम लागू होगी, अगर हर एक राज्य से एक जिला कम से कम जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये याद रखना है, ये पैन इंडिया स्कीम है, कोई भी स्टेट इससे अछूता नहीं है। आपका ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक हर स्टेट इसमें शामिल है, क्योंकि कम से कम आपके हर राज्य से एक जिला जो है इसमें शामिल किया जाना ही जाना है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इससे कम नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये कि ये स्कीम जो है अपने आप में यूनिक है और इसके पहले की किसी भी स्कीम से मोटिवेटेड नहीं है, इस तरह से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि ये स्कीम जो है आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से मोटिवेटेड है या उसी के आधार पर जो बनाई गई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम है, तो ये बात सही हो जाएगी। लास्टली, इसका मॉनिटरिंग कितने लेवल पर होगी, ये बोल सकते हैं कि स्टेट लेवल पर होगी और आपका डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होगी, ये सही है गलत है? या नेशनल लेवल पर होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, या आपका स्टेट लेवल और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी? तो अपने को याद रखना है तीनों लेवल पर होगी, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तीनों लेवल पर जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन की भी कमेटियां बनी हुई हैं और इसकी मॉनिटरिंग की भी कमेटियां बनी हुई हैं। एक क्वेश्चन ये कि इसकी मॉनिटरिंग हर 6 महीने में की जाएगी, या आपका हर 6 महीने में की जाएगी, या फिर आपका 12 महीने में की जाएगी, हर क्वार्टर में या 4 महीनों में की जाएगी? तो जवाब अपने को याद रखना है कि इसकी मंथली मॉनिटरिंग होनी है, मंथली बेसिस पर जो है इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि अगर कहीं पे कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी परफॉर्मेंस में फर्क समझ में आता है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आप काम कर सको। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना है। इसकी मॉनिटरिंग कैसी होनी है? मंथली बेसिस पे होनी है, ना कि किसी क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे होनी है। तो ये स्टेटमेंट भी बनाकर जो है पूछा जा सकता है। एंड लास्टली कि इस स्कीम के तहत में नेशनल गोल्स जो है उनको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। कौन कौन से? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल हेल्थ, सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एंड एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इतने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इसकी मदद से किए जाएंगे। चले, तो ये जो है कुछ आपके फैक्ट्स वगैरह आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इनको अपने को ध्यान रखना ही रखना है। एंड येट अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। यूपीएससी 2026 में भी आ सकता है, इसके अलावा यूपीएससी के भी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं अपकमिंग डेज में उसमें पूछा जा सकता है, एसएससी में आ सकता है, रेलवे के जो आपके एनटीपीसी के पेपर हैं और जो बाकी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें आ सकता है, ईपीएफओ का भी नोटिफिकेशन आ गया, हो सकता है उसमें पूछ लिया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे और इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। बाकी इससे ज्यादा इसमें से कुछ और नहीं आएगा, इतना आपने कर लिया तो बहुत है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, ये पूरी की पूरी स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, ये आप मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शंस में आप लिखिएगा कि पूरी की पूरी स्कीम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी कौन सी मिनिस्ट्री को दी गई है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार यह है कि गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एक जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर जो है फोकस करता है। अभी तक अपने देश में ऐसा नहीं है कि जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर इसके पहले किसी तरीके के प्लान्स लॉन्च नहीं हुए, मगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अभी तक ऐसा कोई प्लान लॉन्च नहीं हुआ था। तो गुजरात आपके देश का पहला राज्य है जिसने ट्राइबल्स को एक्सक्लूसिवली फोकस करते हुए उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। This tribal genome sequencing project was announced with the aim of identifying genetic health risk and enabling precision health care of tribal population। अब ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है ट्राइबल पॉपुलेशन की गुजरात में जो की जाएगी तो उसके फायदे क्या होंगे? एक तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई जो जेनेटिक आपका
डिसऑर्डर्स वगैरह की क्या जो है अलग अलग ट्राइब्स में कितनी प्रोबेबिलिटी है, एंड अगर जीन्स के चलते अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइब में किसी डिसीज के होने की संभावना कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपकी फैमिली में किसी एक व्यक्ति को शुगर है, आपकी मदर हो गई या फादर हो गए, या और अगर आप उनकी फैमिली में देखते हैं, जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी को शुगर है, और मेरी मम्मी की जो फैमिली है उसमें लगभग लगभग उनके जितने भाई बहन हैं लगभग लगभग सबको शुगर उन और पीछे भी अगर जनरेशन में जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम उनकी बॉडी उनकी जो फैमिली थी उसमें कॉमन थी। इसका मतलब ये जो समस्या है वो जेनेटिकली है। अब मेरी मदर से मुझ में जो है शुगर और हार्ट की समस्या होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। अब ये बात अगर मुझे पहले से पता है तो मैं उसके हिसाब से अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकता हूँ कि मैं ऐसे हिसाब की लाइफस्टाइल जीऊँ, ऐसे जो है प्रिकॉशंस लूँ जिससे कि शुगर या हार्ट का डिसीज जो है होने का रिस्क जो मेरे में थोड़ा ज्यादा है उसको कम किया जा सके। एंड अकॉर्डिंगली अगर इस तरीके की समस्या होती है तो ऐसी वक्त में फिर जल्दी से जल्दी जो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, इलाज जल्दी चालू कराया जा सके ताकि ज्यादा नुकसान जो है वो बॉडी को ना पहुंचा सके। यही चीज यहाँ पर है कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्राइब है और उसमें अपने को दिख रहा है कि कोई एक डिसीज जो है वो प्रिवेलिंग हर जनरेशन टू जनरेशन जो है उसका असर दिखता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि यार ये जेनेटिकली जो है समस्या है। अब अगर आपने जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली तो आपको अलग अलग ट्राइब्स का समझ में आ जाएगा कि कौन सी जो आपकी ट्राइब है उसमें किस तरीके के जेनेटिक हेल्थ रिस्क हैं, कौन सा जो पर्टिकुलर आपकी ट्राइब है उसमें किस तरीके की बीमारियां होने की संभावना ज्यादा है। अकॉर्डिंगली फिर आप उस ट्राइब के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्राइब को फोकस करते हुए प्रिसीशन हेल्थ केयर जो है उन ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए आप डेवलप कर सकते हो। और इससे दो तीन बातें होंगी, एक तो डिसीजेस को प्रिवेंट किया जा सकेगा उन पॉपुलेशंस में, दूसरा अगर होता भी है तो बड़े लेवल पर मोर्टेलिटी जो है उसको रोका जा सकेगा, जल्दी आइडेंटिफाई करके इलाज आप शुरू कर सकोगे तो फायदा है। तीसरा, उस ट्राइब के स्पेसिफिक अगर आपने फिर जो है हेल्थ केयर अगर डेवलप किया, दवाइयां अगर उस हिसाब से आपने रिकैलिब्रेट कर दी तो उसका ज्यादा इफेक्टिव असर दिखेगा, और उससे जो है आपके ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज्यादा हेल्थी रहेगी। तो ये जो है थॉट प्रोसेस के साथ में ये जीनोम सीक्वेंसिंग का पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। अब फिलहाल अभी शुरुआत में कम से कम 2000 इंडिविजुअल्स जो हैं जो अलग अलग आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं गुजरात के 17 राज्यों में, सॉरी 17 जिलों में, गुजरात राज्य के जो 17 जिले हैं उसमें जो लगभग जो आपके अलग अलग ट्राइबल्स रहते हैं, अलग अलग ट्राइब्स की से उठा के आप कुल मिला के लगभग 2000 इंडिविजुअल्स हैं टोटल, उनके जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ में आप शुरू कर रहे हो। और बाद में हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस नंबर को ये जो आप लेकर चल रहे हो उसको बढ़ा दो, बट फिलहाल 2000 आपके इंडिविजुअल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, तो थोड़ा सा अपन इस पर भी बात कर लेते हैं। Genome sequencing is a process of determining the complete DNA sequence of an organism's genome. Genome is a complete set of DNA that contains all the genes of an organism. That is, a genome contains all the information required for a person to develop and function. देखिए, अगर हम अपने लाइफ की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो वो हमारा डीएनए है। डीएनए वगैरह जो है वो फिर अल्टीमेटली आपस में वो जो है आप डीएनए जो है अल्टीमेटली वो एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किस तरीके से रहने वाली है उस पूरी चीज को डिटरमाइन करता है। अब ये जो डीएनए है ये हमको मिलता कहाँ पर है, तो ये हमको मिलता है एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम में। अब इस जीनोम में डीएनए किस तरीके से बना है, किस तरह से फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से उसका आपस में जो है कॉम्बिनेशन वगैरह का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बैठते हैं, किस तरीके से एक पर्टिकुलर ट्राइब अगर है तो उसका अपना जो है इवोल्यूशन रहा है, ये सारी चीजें जो है ये सारी इंफॉर्मेशन हमको उसके जीनोम सीक्वेंसिंग में देखने के लिए मिल जाती है। जितने भी आपके डीएनए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह है वो सारी की सारी हमको उसमें पता चल जाती है। अब जीनोम में क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई जिससे एक व्यक्ति डेवलप होता है या उसका वो फंक्शन करता है, अकॉर्डिंगली उसमें किस किस तरीके के वेरिएशंस आए हैं, बाकी जो आपकी अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं या जो समुदाय हैं उससे उसका जीनोम कितना अलग है, उसके आपका जीनोम सीक्वेंसिंग में कितना वेरिएशन है, इन सारी चीजों को अगर आपने पकड़ लिया तो इसकी मदद से फिर उसका उसके कौन से ट्रेड्स हैं जो उसके फेवर में जाते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका उसको ज्यादा रिस्क है, ये रिस्क है, आपको सारी चीजें पहले से इनहैंड पता चल जाएंगी। अकॉर्डिंगली फिर जो है अब आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ऐसे आपने इंडिविजुअल्स को पकड़ा, उनके जीनोम्स वगैरह की आपने सीक्वेंसिंग करी, आपको डीएनए वगैरह जो है उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल गई, आपको किस तरह से वो व्यक्ति डेवलप होगा, फंक्शन करेगा उसके बारे में पता चल गया। और जी हाँ, ये डीएनए सीक्वेंसिंग के या जीनोम सीक्वेंसिंग के अलग अलग मेथड्स और सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किए गए हैं, उसमें फिर इस डाटा को फीड किया जाता है और इसकी मदद से फिर आपका जो भी एनालिसिस है वो आपका हो जाता है, और उस एनालिसिस वगैरह के बाद में फिर आपको जो भी फर्दर एक्शन लेना है आप ले सकते हो। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में किस चीज को लेके कितना आपका थ्रेट है, अकॉर्डिंगली फिर आप उसके लिए किस तरीके के हेल्थ प्रोग्राम चलाने
चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो ये तो अपनी न्यूज हो गई। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, यही बनेगा कि रिसेंटली आपका जीनोम ट्राइबल्स के लिए एक्सक्लूसिवली जीनोम सीक्वेंसिंग का प्लान किसने लॉन्च किया है, कौन से राज्य ने किया है? जवाब हो जाएगा गुजरात ने किया। और दूसरा ये कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है इससे फायदा क्या होता है, तो ये लिखा ही हुआ है कि जेनेटिक हेल्थ रिस्क आपको पहले से पता चल जाते हैं, अकॉर्डिंगली आप प्रिसिशन हेल्थ केयर वगैरह जो है इसको शुरू कर सकते हैं। दूसरा, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, तो प्रोसेस है जिसकी मदद से एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जो कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस है, किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म बना है, डेवलप हुआ, उसकी जो अक्रॉस द आपकी जो जनरेशन, जो भी उसकी आपकी जेनेटिक मेमोरी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। और इसकी मदद से किस तरह से उस पर्टिकुलर व्यक्ति या वो पूरा का पूरा जिस समुदाय से आता है उसके बारे में भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है मिल जाती है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इस न्यूज जो है, ये हमारे जितने भी डे वन के एग्जामिनेशन हैं, एक दिन में जो खत्म होने वाले अपने एग्जाम्स हैं, रेलवे हो गए, एसएससी हो गया, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, इस तरीके के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सीधा सीधा एक फैक्चुअल एमसीक्यू यहाँ से बनकर तैयार होगा, तो इसको अपने को प्रिपेयर करना है और इसके फैक्ट्स को अपने को अच्छे से याद रखना है। समाचार किसके बारे में है? एक व्हील चेयर के बारे में है जिसका नाम है YD1। YD1 IIT मद्रास का लेटेस्ट इनोवेशन है। इट इज बीइंग क्लेम्ड टू बी इंडियाज लाइटेस्ट एक्टिव रिजिड फ्रेम व्हील चेयर विद 8.5 किलोग्राम वेट्स। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली अगर हैंडीकैप है या फिर अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं और अभी चल नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग व्हील चेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो फिर उनको जो है लाइफ लॉन्ग व्हील चेयर पर रखना पड़ता है। होता क्या है कि भारत में जो व्हील चेयर हाल फिलहाल देखने को मिलती हैं, जो ज्यादा चलती हैं, वो हॉस्पिटल को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। हॉस्पिटल ग्रेड की वो व्हील चेयर्स होती हैं, काफी हैवी होती हैं। एंड पॉइंट यह है कि अगर आप चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल करें, तो सामने वाला जो भी व्यक्ति है, एक तो उसको अकेले उसको ऑपरेट करने में दिक्कत आएगी, उसको हाथ साथ में कोई ना कोई एक हेल्पर लगेगा ही लगेगा। हॉस्पिटल में तो चले, जब तक आप एडमिट है तब तक आपका काम चल जाता है। बट अगर आपको परमानेंटली व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना है और अगर आप चाहते हो कि शाम को आप कहीं बाहर भी निकल जाओ, थोड़ा सा पार्क वगैरह चले जाओ, कहीं थोड़ा सा अपने आप जो है किसी और की मदद लिए बिना अपने कुछ बेसिक काम कर लो, इधर से उधर मूव कर लो, तो उसमें उन व्हील चेयर्स पे बड़ी दिक्कत आती है। इस बात को समझते हुए IIT मद्रास ने ये YD1 नाम की व्हील चेयर डेवलप करी है, जिसके बारे में इनका कहना है कि रिजिड फ्रेम का मतलब क्या है कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो सॉलिड है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। रिजिड फ्रेम की जो व्हील चेयर कैटेगरी होती है, उसमें ये इंडिया की सबसे लाइटेस्ट व्हील चेयर है और इसका वजन 8.5 किलोग्राम। बाकी जो हॉस्पिटल ग्रेड की व्हील चेयर आती हैं, वो 15-15, 18-18 किलो की होती हैं, 20-20 किलो तक पहुंच जाती हैं, कई 25 किलो की भी हो जाती हैं। बट ये वाली जो है 8.5 किलो के आसपास है और लाइटेस्ट आपका रिजिड फ्रेम की व्हील चेयर है। जितना एंड इसका इस्तेमाल जो है कम्युनिटी यूज में किया जा सकता है। हॉस्पिटल ग्रेड की जो आपकी व्हील चेयर है वो अनफिट है कम्युनिटी में इस्तेमाल करने के लिए। मगर ये वाली जो है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप इंडिविजुअली भी जो है व्यक्ति अगर धीरे धीरे व्हील चेयर पे बैठे हो, लगातार यूज कर रहे हो, तो प्रैक्टिस हो ही जाती है। तो इंडिविजुअली भी जो है ठीक ठाक एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकता है और शॉर्टर डिस्टेंसेस वगैरह वो अपने आप जो है आ जा सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे जो इश्यूज वगैरह हैं जो आपकी हॉस्पिटल ग्रेड की व्हील चेयर के साथ में थे, उनको यहाँ पे डील किया गया है और ये आपकी जो YD1 नाम की व्हील चेयर है, इसको बनाया गया। इट्स फ्रेम इज मेड फ्रॉम एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल एंड हैज अ लोड कैपेसिटी ऑफ 120 किलोग्राम। तो एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल का से बनाया गया है। एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल का मतलब क्या है? एविएशन में जो आपका इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स हैं, उनकी जो आपकी रिजिडनेस या टफनेस के स्टैंडर्ड रहते हैं, उसी मटेरियल से इस व्हीलचेयर को बनाया गया है, ताकि इधर उधर गिरने विरने पे टूटने ना, या फिर एक ठीक ठाक मात्रा में शॉक या इम्पैक्ट्स वगैरह जो है बर्दाश्त कर सके, लंबे वक्त तक जो है इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये नहीं है कि 2-4-5 साल में खराब हो गई और रिप्लेस करने की नौबत आ गई, ये सारी चीजें। एंड अभी फिलहाल की जो आपकी व्हील चेयर्स हैं, उनकी लोड कैपेसिटी 120 किलोग्राम है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही मास प्रोडक्शन में जाएगी तो फिर इसको बढ़ाया भी जा सकता है, साइज भी इसका इंक्रीज किया जा सकता है, बट फिलहाल के लिए ये जो है आपकी बना के तैयार की गई। अब इसको हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। एंड बाकी अगर जिनको परमानेंटली इसकी जरूरत पड़ती है, तो फिर वो भी इसका जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी एक अच्छा, एक बढ़िया इनोवेशन है। एंड ये जो पूरा का पूरा आपका एक कह सकते हैं समाज का एक हिस्सा है, जिनको इसकी जरूरत पड़ती है फॉर मेनी रीजन, उनके लिए एक वरदान साबित होगा, ये बात तय है। तो ये हो गया अपना YD1, याद अपने को रखना है क्या चीज है ये। 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि रिसेंटली YD1 न्यूज में था, तो YD1 क्या है, तो आपको याद रखना है।
आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया लेटेस्ट इनोवेशन है। बेसिकली लाइटेस्ट एक्टिव रिजिड व्हील चेयर, रिजिड फ्रेम वाली जो है व्हील चेयर है, जिसका इस्तेमाल फिजिकली हैंडीकैप लोग जो चलने फिरने में मोहताज हैं वो अपना कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिटी यूज के लिए बनाया गया है। हॉस्पिटल ग्रेड की क्योंकि व्हील चेयर जो है वो आपका सामान्य लाइफ में इस्तेमाल करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। एंड एरोस्पेस ग्रेड के मटेरियल से बनी है। लोड कैपेसिटी फिलहाल 120 किलोग्राम है। हालांकि ये कोई नहीं पूछेगा, यही आएगा कि क्या चीज है और किसने बनाई है वगैरह वगैरह। चले, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब ये समाचार हमारे जो अपकमिंग डिफेंस एग्जामिनेशंस हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम किया, और बाकी भी पेपर जो हैं उसमें भी यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस बनते हैं। तो समाचार है जेवलिन मिसाइल्स के बारे में। इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अभी भेजा है, सबमिट किया है, जिसमें हमने इनसे गुजारिश की है कि भाई हमारे साथ में मिलकर ये जो तुम्हारी जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, टैंक के खिलाफ जो इस्तेमाल होने वाली आपकी मिसाइल्स हैं, इनका हमारे साथ में मिलकर हमारे देश में को प्रोडक्शन आप कर सको, तो फिर हम इन मिसाइल्स को आपसे खरीदने के इच्छुक हैं। ये हम लोगों ने बात रखी है। समझते हैं थोड़ा सा। मैं पहले आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है आपका पूरा जेवलिन मिसाइल लॉन्च करने का आपका सिस्टम है, और ये उससे जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है लॉन्च की जा रही है। फोटोग्राफ में जो आपको दिख रहा है सोल्जर कंधे पे रखकर इसको लॉन्च कर रहा है। ये जो मिसाइल है अब इतनी पावरफुल है कि अगर सामने से कोई टैंक आ रहा है तो ये उस टैंक को निष्क्रिय करने में, निष्प्रभावी या नकारा बनाने का मादा रखती है। इस तरीके की मिसाइल्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, अगर कहीं पर एक टैंक रेजिमेंट ने हमला कर दिया और आपके टैंक्स वगैरह अगर अभी पीछे हैं, आ नहीं पाए हैं फ्रंट पर, या फिर अगर आपके पास टैंक्स नहीं है, तो इस तरीके की मिसाइल्स की मदद से उन टैंकों को पे हमला किया जा सकता है। एक नॉर्मल सोल्जर कंधे पर रखकर इस तरीके की मिसाइल लॉन्च करके उन टैंक्स को निष्क्रिय बना सकता है। रिसेंटली जो हमारा पूरा कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद हमें ये नीड महसूस हुई है कि हमारे पास इस तरीके की एंटी टैंक मिसाइल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में है नहीं, मगर ये सबसे एडवांस वर्जन है, तो हमने जो है लेटर ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका वालों को दिया है कि भाई हम ये मिसाइल खरीदना चाहते हैं। अब अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि अगर इनसे सामान खरीदा जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको टाइम से डिलीवरी करेंगे या नहीं करेंगे। रिसेंटली इन्होंने एक हरकत करी हुई थी हमारे साथ में कि हमने अपने जो तेजस MK1 एयरक्राफ्ट है उसमें जो इंजन लगना है उसको हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रिक करके कंपनी है उससे खरीदा है। पैसे वैसे हमने सारे दे दिए और वो 1 साल से जो है डिलीवरी लटका के बैठे हुए हैं। रिसेंटली अभी उन्होंने जो है डिलीवरी शुरू करी है, 1 डेढ़ साल जो है लेट कर दिया। उसके चलते हमारा जो तेजस इंडक्शन पहले से लेट चल रहा है वो 1 डेढ़ साल और लेट हो गया। तो इस तरीके से अमेरिका वाले जो हरकतें करते रहते हैं। अब जी वालों का कहना ये था कि साहब ये जो आपका रशिया यूक्रेन का वॉर है, इसके चलते पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब थी, तो वो इंजन बनाने के जो पार्ट्स वगैरह थे हम प्रोक्योर नहीं कर पाए, तो बनाने में लेट हो गया। अब ये वाजिब बात है, होता है जब वॉर वगैरह लग जाती है। पर कई लोगों का कहना यह है कि जी वाले झूठ बोल रहे हैं। बेसिकली अमेरिका वालों ने इंडिया पे दबाव बनाने के लिए, जो हम रशिया से इतना अपना तेल वेल ले रहे हैं और बाकी सारी चीजों की बात नहीं मान रहे, तो हमारी आर्म ट्विस्टिंग के लिए जो है उन्होंने बेसिकली इनको ये इंजन वगैरह की सप्लाई को डिले कराया था। तो यही हरकत वो लोग अभी भी कर सकते हैं, अगर ये हमने पैसे वैसे देके खरीद ली और सारी चीजें, तो उसके बाद में फिर वही डिलीवरी वगैरह में डिले हो सकता है। तो हमने ये बोला है कि हमें बड़ी मात्रा में ये चाहिए, इतना हम खरीदेंगे वरीदेंगे तो नहीं। आप एक काम करो, हमारे साथ में हमारे देश में को प्रोडक्शन करो, यानी कि आप भी पैसा डालो, हम भी पैसा डालते हैं, इसकी फैक्ट्री लगाओ, वहां पे फिर ये जेवलिन की आपकी मिसाइलें बनाओ, जितनी हमें चाहिए हम ये खरीद लेंगे, बाकी आप चाहो तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके और पैसा कमा लेना। इस तरीके का हम लोगों ने लेटर ऑफ इंटरेस्ट इनको दिया है। और यही मिसाइल खरीदने के पीछे की वजह यह है कि ये आज की तारीख में दुनिया की सबसे एडवांस थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है। इसको भी थोड़ा समझते हैं। थर्ड जनरेशन का मतलब क्या, कि इस जेवलिन का पहले कोई वर्जन आया होगा, फर्स्ट जनरेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने और इम्प्रूवमेंट किए, और इम्प्रूवमेंट के बाद में वो सेकंड जनरेशन या फिर उसका नया वर्जन आ गया, जैसे आईफोन का 14, 15, 16, इस तरीके से नए फीचर्स के साथ में ज्यादा एडवांस हो गया इस तरीके से। अब ये जो लेटेस्ट आपका थर्ड जनरेशन आपकी जो जेवलिन की ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, अमेरिका वालों ने इनको दबा के सप्लाई किया यूक्रेन में, और वहां पर ये रशियन टैंक के खिलाफ काफी इफेक्टिव साबित हुई है। एक तो ये वजह है। दूसरा, हमें भी समझ में आ गया है कि फिलहाल जो है अभी हमारी जो क्षमताएं हैं, जो हमारी टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं है, या जिस तरीके के रिजल्ट हम चाहते हैं वो सब मिल नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया है कि ये सबसे एडवांस वेपन है,
इसको ले लेते हैं। और इसमें भी स्पेसिफिकली हमारे को जो वर्जन चाहिए इनका वो है शोल्डर फायर्ड, जो हम लोग कंधे पर रख के आपका सिपाही जो है लॉन्च कर सके। कई ऐसे वर्जन आते हैं कि ट्राईपॉड पे लगाकर भी आप कर सकते हो, बट हम स्पेसिफिकली जो शोल्डर फायर्ड लाइट वेट वर्जन है इस पे जाना चाहते हैं, ताकि अपने सैनिकों को हम लोग अपनी खासतौर पे जो बॉर्डर पे हमारी इन्फेंट्री यूनिट्स बैठी हुई हैं उनको ये दे सकें, और कभी अगर बीएसएफ वालों को दे सकें, कभी इस्तेमाल करने की नौबत आ गई तो इनकी मदद से आसानी से जो है निशाना लगाकर पाकिस्तान के टैंक्स वगैरह या चाइना के टैंक्स वगैरह जो है उनको नकारा बनाया जा सके। तो ये तो हो गया समाचार। तीन एक सवाल बनते हैं यहाँ से। पहला तो ये कि जैवलिन मिसाइल्स हैं क्या? तो जैवलिन मिसाइल्स आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एंड भारत ने रिसेंटली जो है, दूसरा ये बनेगा कि कौन से देश के साथ में इनकी को प्रोडक्शन की बात कही है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। तीसरा ये बनेगा कि हम ये कौन सी जनरेशन की है, तो जवाब हो जाएगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का थर्ड वेरिएंट या फिर थर्ड जनरेशन की ये है। एंड हम इसका स्पेसिफिकली शोल्डर फायर्ड लाइट वेट वर्जन चाहते हैं। और भी वर्जन आते हैं ट्राईपॉड वगैरह पे लगा के आप माउंट करके मार सकते हो, बट हम स्पेसिफिकली इस वाले वर्जन में इंटरेस्टेड है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जेवलिन मिसाइल से जो बनते हैं। याद रखना है एनडीए, सीडीएस और बाकी डिफेंस के एग्जामिनेशन के लिए ये समाचार खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 18 जुलाई 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।